यह वीडियो संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के संबंध में है। यह इकोनॉमिक्स का वीडियो है। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आपको इसमें व्याख्या भी रहेगी, जिससे आपको प्रश्न का उत्तर और उसके साथ साथ व्याख्या से अन्य उत्तरों के जवाब मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा उल्लेख किया गया था विकल्प ए में, मतलब भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। इसकी अगर व्याख्या देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1957 से 1960-61 काल के मध्य चालू हुई थी। का लक्ष्य क्या था? विकास के प्रारूप को बढ़ावा देना था, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। इस योजना के प्रमुख लक्ष्यों में राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी, आधारभूत और भारी उद्योगों पर बल देना, रोजगार के अवसरों को बड़े पैमाने पर विस्तार, आय धन की समानता को कम करना आदि था। तो इतना मान के चलिएगा कि प्रथम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों पर, आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द जो है वो केंद्रीकृत उत्पादन नहीं है, वो हमेशा विकेंद्रीकृत के पक्ष में थे। तो आत्मनिर्भरता, न्यायोचित वितरण तथा विकेंद्रीकृत उत्पादन गांधीवाद से, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने वर्ष 1944 में एक योजना के निर्गत की, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल उद्देश्य विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता तथा न्यायोचित वितरण था। इस प्रकार केंद्रीकृत उत्पादन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम सेज के नाम से जानते हैं, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सेज स्थापित किया गया था। सेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। इसमें इसकी व्याख्या देखें तो सेज का जो मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन करना, वस्तु एवं सेवा निर्यात से संवर्धन, घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और संरचना की सुविधाओं का विकास करना। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार से ये सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित हैं। तो एमएस स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान से संबंधित थे। डॉक्टर वी कुरियन जो है दुग्ध विकास से संबंधित थे। होमी भाभा ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। कस्तूरी रंगन जो है आर्थिक सुधार से नहीं संबंधित थे। कस्तूरी रंगन का संबंध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ना कि आर्थिक सुधारों से हैं। इसरो के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? तो भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रम अर्थव्यवस्था। भारत में कृषि जोत का आकार अधिकतर बहुत कम छोटा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से की जाती है। इसकी हम व्याख्या भी करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि जो है वन, खाने, चारागाह, मत्स्यन आदि की गणना उत्पादन विधि से तथा उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं और प्रशासन, कला, घरेलू सेवाएं आदि की गणना आय विधि से की जाती है। व्यय विधि अर्थव्यवस्था के उपभोग तथा विनियोग व्यय के प्रवाह को प्रदर्शित करती है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। भारत में जो लघु उद्योग की परिभाषा दी जाती है वो मशीनों और उपकरणों के निवेश के आधार पर दी जाती है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो लघु उद्योग एवं औद्योगिक उपक्रम है जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारता स्वामित्व के निबंधन पर हो या पट्टे या किराया खरीद पर हो, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। तथापि यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय समय पर बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है।
किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेरोजगार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 11 नंबर प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये फेमस है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये भी मुद्दा चल ही रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कब शुरू किया गया था? 1964 में शुरू किया गया था। खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964-65 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से तात्पर्य है मिश्रित खेती या पशुपालन और कृषि करना, दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला है 13 नंबर प्रश्न, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस दर पर बैंकों से धन उधार लेता है? तो रिवर्स रेपो दर पर धन उधार लेता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रहती है तो वह उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज दिया करता है। ब्याज की यह दर ही रिवर्स रेपो दर कहलाती है। तो कुल मिलाकर रिवर्स रेपो दर वह है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। 14 नंबर प्रश्न है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक पानी की खपत थर्मल पावर में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? आपका पूंजी प्रधान उद्योग जो है वो इस्पात उद्योग से संबंधित होता है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग इस्पात से संबंधित है। राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति जो है सरकार की आय तथा व्यय से संबंध होता है। अगर इसकी व्याख्या हम देखें तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियां, अनुदानों, गैर ऋण, पूंजीगत प्राप्तियां के ऊपर सरकार के कुल व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय जिसके अंतर्गत उधारों में दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित है का अतिरेक है। सहकारी शाखा, अगर ये जो आपका राजकोषीय घाटा है मतलब जितना भी प्राप्त होता है उससे ज़्यादा खर्चा होता है, वही होता है राजकोषीय घाटा। 18 नंबर प्रश्न है, सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपकी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय जो एजेंसी है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों का मुख्य कार्य प्रारंभिक समितियों का संगठन करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। समानता इनका कार्यक्षेत्र एक जिला होता है, इसलिए इन बैंकों को जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए। केंद्रीय बैंक को जब मुद्रास्फीति आती है तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना पड़ता है जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। जब वो अपनी क्या करेगा, प्रतिभूतियां सरकारी बेच देगा तो बाजार से जितना रुपए है वो बैंकों के पास आ जाएगा। तो जब बैंकों के पास आ जाएगा तो खर्चा करने के लिए रुपए कम रह जाएगा जिससे महंगाई नियंत्रण में आएगी। बाजार मुद्रा में मात्रा कम हो जाती है और साख का संकुचन हो जाता है। प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। प्रतिभूतियों के यदि खरीदे जाने हैं, बेचता है तो कम होती है, खरीदता है अगर खरीदे जाते हैं तो बाजार की मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और साख का विस्तार होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो BIFR की स्थापना बीमा औद्योगिक कंपनी अधिनियम SICA के माध्यम से की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड का गठन बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अंतर्गत 12 जनवरी 1987 को किया गया था। इस बोर्ड का उद्देश्य बीमार तथा संभावित बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान, सुधार एवं पुनर्संगठन के लिए उचित व्यवस्था करना। इसने 15 मई 1987 से कार्य करना प्रारंभ किया था। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपये की नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, आपके भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन में बदलती नहीं, उसे कहा जाता है, उसे विफल लागत कहा जाता है, विकल्प बी सही है।
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का जो है सही मिलान किया गया है। सेंसेक्स, इसका सही मिलान किया गया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का सही मिलान किया गया है, जबकि अन्य सही मिलान निम्नोक्त है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? डाउ जोन्स। क्या नाम है? डाउ जोन्स। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज मिडडेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक आपका कैसा ऋण देता है? तो वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन, अल्पकालीन, ये ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों मतलब दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ऋण देता है। अगर हम इसकी बात करें, व्याख्या की, तो विश्व बैंक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। इसके सदस्य देशों के नीतिगत सुधारों तथा विकासात्मक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों ही ऋण दिए जाते हैं। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो भारत कृषि निगम इसमें ऐसा संगठन नहीं है। बाकी भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार। कुछ ही फर्मों की प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरण आय होती है। अंतरण आय जो है वो अनर्जित आय होती है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो अंतरण आय का अभिप्राय अनर्जित आय से है, जिसमें सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान होता है। यह सरकारी व्यय है परंतु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। इसकी व्याख्या देखें तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। कामगारों के हितों के संरक्षण देने के लिए ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, खाता एक सामान्य बही खाता है। वह कौन सा ऐसा खाता है जो सामान्य बही खाता है, जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है? तो वास्तविक से संबंधित है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में बंद नहीं होता। यह लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देवताओं से संबंधित होता है। वास्तविक खातों को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। तो क्या होता है, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में देखेंगे एक व्यक्ति का काम रहेगा, लेकिन उसमें परिवार के सभी लोग लगे रहते हैं, 4, 5, 6 लोग जितने हैं लगे रहते हैं, इसलिए श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका 12 जुलाई 1980 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ये सही है, लेकिन 12 जुलाई 1980 ये नहीं सही है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नाबार्ड भारत में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का होता है अवमूल्यन होता है। जानबूझकर अगर मुद्रा कम की जाती है तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मुद्रा होने से
कई फ़ायदे होते हैं उस देश के लिए तथा नुकसान भी। तो इसमें व्याख्या अगर देखें तो किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना उस मुद्रा का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा अन्य देशों की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे देश से होने वाले निर्यात सस्ता हो जाता है और विदेशों से आने वाले आयात महंगा हो जाता है। इसलिए अवमूल्यन से निर्यात प्रोत्साहित होता है तथा आयात हतोत्साहित होता है। अगला प्रश्न है दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1907 में टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 जमशेदपुर में की गई थी। भारत में कर गणना के लिए आय को कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया जाता है? तो 5 शीर्षों के तहत विभाजित किया जाता है। बात करें तो 5 शीर्ष कौन कौन से हैं? तो वेतन है आपका, पूंजीगत लाभ, गृह संपत्ति में आय, व्यवसाय अथवा पेशे में आय, अन्य स्रोतों में से आय। 38 नंबर प्रश्न है कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने से किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है, इसे नाम से जाना जाता है, वर्तमान पूंजी के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी आपका सही है। कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, जो राष्ट्रीय ऋण होता है उस पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। बाकी लाभ, किराया, मजदूरी और वेतन ये सब राष्ट्रीय आय का भाग है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये भाग नहीं है राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल किया जाता है, कौन कौन से हैं? आय की गणना वर्ष में उत्पादित सेवाएं या वस्तुएं, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, ब्रोकर्स कमीशन, सैनिक सुरक्षा सेवाएं, लाभांश, किराया, मजदूरी, वेतन, संसद सदस्य को दिया गया वेतन और भत्ता, भविष्य निधि कोष के मालिकों का अंश। अगला है सिडको क्या है? सिडको लघु उद्योग है। सिडको का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अतः स्पष्ट रूप से लघु उद्योग से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव का होना। अगला प्रश्न है क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते। क्लोज्ड इकोनॉमी वह है जिसमें आयात तथा निर्यात व्यवस्था नहीं होती, बंद होती है, बंद अर्थव्यवस्था को कहते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी, खपत, भत्ता सम्मिलित होता है, इसलिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। 44 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कृषि दोषों में से कौन सा नहीं है? अनुकूल मंडी, बाकी सभी कृषि दोषों में से एक हैं। भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये सब कृषि विपणन के मुख्य दोष हैं। अगला है 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का एक उदाहरण कौन सा है? प्रिंटर की मरम्मत ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। बाकी फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक नई मशीन की स्थापना ये राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति निर्माण होती है और ना ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों के भुगतान में किया गया व्यय आदि। दिए गए प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है, इससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा से संबंधित है। तो नरकसे से, किससे संबंधित है? दुष्चक्र की अवधारणा नरकसे से। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नरकसे से संबंधित है। इस अवधारणा को मानना कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? तो बजट घाटा, जमा, उधार और देयता जो है ये वित्तीय घाटा से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही है। वित्तीय घाटा राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली तथा अन्य प्राप्तियों के अपेक्षाकृत सरकार का मूल्य व्यय अधिक होता है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 3.8% है। 2020-21 में बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 3.5% संभावित है। 48 नंबर प्रश्न है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई। तो भूटान द्वारा विकसित की गई थी 1972 में। चौथे राजा उस समय थे जिग्मे सिंगे वांगचुक।
अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर जेके मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर जेके मेहता हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेके मेहता हैं। भारतीय संस्कृति को ध्यान रखकर प्रोफेसर जेके मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है। अगला प्रश्न है एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। कह रहा है कि विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है बेरोजगारी। अगला प्रश्न है सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों के वर्गीकरण पर लाभकारी होगी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गार्ड ने किया था, जो यूएसए के थे। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने सर्वप्रथम अधिक उपज देने वाली किस्में के संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का तथा चावल जैसे खाद्यान्नों में के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब लागू हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1971 से 75 के मध्य लागू हुआ था। 3 चरण इसके लागू किए गए थे। पहला चरण था 1971-75, दूसरा 1978 से 85, तीसरा था 87 से 96। 85 से लगभग शुरू हुआ था, मतलब एक दूसरे के बाद 87 से 96 तक चलाया गया था। तो मैंने अपने एक वीडियो में इकोनॉमिक्स के ऑपरेशन फ्लड के बारे में डिटेल में बताया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में प्रोफेसर डीआर गाडगिल और प्रोफेसर वीके राव सदस्य थे। 56 नंबर प्रश्न है भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? तो पहली बार रुपए का अवमूल्यन 1949 में किया गया था। पहली बार 20 सितंबर 1949 को रुपए का अवमूल्यन किया गया, दूसरी बार 1966 में तथा तीसरी बार 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं? तो सीडी देशमुख भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं। इसकी व्याख्या अगर देखें तो श्री सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इन्होंने संविधान द्वारा चुनी गई पहले संसद का बजट भी प्रस्तुत किया था। इन्हीं के समय में पहली बार हिंदी में बजट भाषण वितरित किया गया। इन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया था। वर्ष 1951, 52, 53, 54, 55, 56 में बजट प्रस्तुत किया तथा जिसमें वर्ष 1951 तथा 52 में अंतरिम बजट भी शामिल है। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो सुनहरी क्रांति का उत्पादन मक्का से नहीं है, ये गलत है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद गेहूँ, मक्का, धान उत्पादन में प्रोत्साहन देने हेतु हरित क्रांति चलाई गई थी। सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों के प्रोत्साहन से संबंध में है। ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोल तथा तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई है? हैदराबाद में, यही सही है। बाकी उसके अतिरिक्त जो है काफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। मसाला बोर्ड कोच्चि तथा जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। 60 नंबर प्रश्न है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। इसमें जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 8% रखी गई थी। कृषि वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, बाकी भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है नई आर्थिक राजकोषीय सुधार नीति 1991 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया था? तो कर एवं विभिन्न राजस्व को घटाना एक कदम नहीं उठाया गया था, बाकी अनुदान राशि में कटौती करना, सार्वजनिक व्यय में सख्ती से नियंत्रित करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, ये सब कदम उठाए गए थे, यही नहीं उठाया गया था।
विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विकल्प डी इसमें सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में से सुधारों से संबंधित कौन सी है? तो नरसिंघम समिति। अगला प्रश्न आपका है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय जो है आपका वो सिडबी है। विकल्प बी सही है। तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। यह बैंक सिडबी छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों को समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। अगला प्रश्न है, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं क्या कहलाते हैं? गिल्ट फंड कहलाते हैं। वैसे फंड जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वो गिल्ट फंड कहलाते हैं। विकल्प भी आपका इसमें सही है। गिल्ट फंड व म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति बजट के किस शीर्ष में आती है? तो प्राप्त पूंजी के शीर्ष में आती है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सरकारी बॉन्ड की प्राप्ति प्राप्त पूंजी प्राप्ति में आती है। पूंजी बजट का वह भाग है जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और व्ययों से संबंधित है। पूंजी प्राप्ति सरकार के निम्न प्रकार पूंजी स्रोतों से संबंधित है: लोन, रिकवरी, सरकार के द्वारा लिए गए उधार, सरकार के अन्य प्राप्तियां जिससे सरकारी बॉन्ड भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द भेदिया लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो ग्रीन बैंकिंग का इनमें से कोई अर्थ नहीं है। बैंकों द्वारा वनों का विकास इसमें से कुछ नहीं है। ग्रीन बैंक का मतलब होता है पेपर के लेन देन में कमी करना। ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों के तकनीकी माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना है। अगला प्रश्न है, खुले बाजार के संचालन का संकेत। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार जो है संचालन के आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री का संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो सेबी करता है। स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? सेबी। सेबी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे एक अध्यादेश द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। हवाला क्या है? हवाला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या सेबी को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल को अपनाने के लिए ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन के लिए जोर दिया था। पूरा का पूर्ण नाम है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज। पूरा के विजन के वर्ष 2003 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उद्घाटित किया था। हरियाली योजना के बारे में क्या सही है? तो हरियाली योजना के बारे में क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यही आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, इसका अगर व्याख्या देखें तो सभी जल संभरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 27 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हरियाली योजना शुभारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। 76 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। लोगों की संख्या के अनुपात क्या किसके द्वारा? लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर इसकी व्याख्या देख लें तो गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। यह अनुपात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग दर्शाया जाता है। रंगराजन पद्धति वर्ष 2011-12 में प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग पर अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर 972 रुपये, अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रुपये से कम व्यय करने वाले व्यक्ति गरीब हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, फिर भी इसका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में पूंजीगत हिस्सा है। उस राज्य का नाम क्या है? केरल। यह कर्नाटक में मंगलौर, महाराष्ट्र में मुंबई होते हुए गोवा तथा पश्चिम घाटों तक जाती है, किंतु कोंकण रेलवे केरल से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्णा थे। 23 अगस्त 1996 को श्री जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में विनिवेश आयोग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेस्ट मैनेजमेंट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में 10 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? तो डी उदय कुमार ने बनाया था, विकल्प डी। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपये IIT बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था, जिसे देवनागरी के तथा रोमन अक्षर R से मिलता जुलता प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। अगला है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई? तो 2008 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, किसान कॉल सेंटर KCC कब शुरू किया गया? तो ये 2004 में शुरू किया गया था, विकल्प ए सही है। 21 जनवरी 2004 को देश के लगभग सभी राज्यों में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा, विकल्प डी सही है। किसान कार्ड योजना की आरंभ 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना संस्थागत ऋण प्रदान करने हेतु किसानों के पहुंच को सुलभ बनाती है। वर्तमान में KCC धारकों को ATM की सुविधा भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, 85 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न 86 नंबर, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग, मतलब नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी 1 जनवरी 2015 को, जो 1950 में स्थापित योजना आयोग का स्थान लेगी। REXIT क्या है? REXIT रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना है। REXIT रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटने को मीडिया द्वारा दिया गया शब्द था। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होने पर ब्रेग्जिट शब्द का प्रयोग किया गया। रेग्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा हटने पर किया गया था। 88 नंबर प्रश्न है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा 2011 ईस्वी में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो राजीव आवास योजना शुरू की गई थी, डी सही है। अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह असंगठित कामगारों के हेतु है। इसकी अगर व्याख्या देखें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई पेंशन योजना है। इसमें पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष तक, जिसमें केंद्र एवं राज्यों का प्रोत्साहन 50-50 होगा। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो GST परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। 101वें संविधान संशोधन द्वारा 279A जोड़ा गया। इसके द्वारा GST परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारत के वित्त मंत्री, संघ के राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा राज्य के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री, कुल मिलाकर इसमें 33 सदस्य शामिल होते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? जो राष्ट्रीय आय है वो किससे निर्मित होती है? तो उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। विकल्प डी इसमें आपका सही है, उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों में कमाई गई आय जिसका मौद्रिक मूल्य मापा जा सके शामिल किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। 92 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर
किया जा सकता है। सभी व्ययों के योग, सभी प्रकार के आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। अभी ये उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू की गई, पुनः एक बार चालू की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देना था। इस योजना में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया। बजट 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। यह योजना 1 मई 2016 को आरंभ की गई थी। कब? 1 मई 2016 को आरंभ की गई थी, याद रखिएगा, क्योंकि अभी 2.0 शुरू की गई है तो पूछा जा सकता है। भारत में माल और सेवा कर GST की दरों पर फैसला कौन करता है? GST की दरों पर फैसला जो करेगा वो आपका इसमें विकल्प बी दिया गया है। विकल्प बी में केवल GST परिषद करेगी। भारत में वस्तु एवं सेवा की दरों का फैसला वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। अगला प्रश्न है गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने को। विकल्प ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है कृषि विपणन सुधार हेतु नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब लागू किया गया? 14 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नवरत्न ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। मिनी रत्न 1997, महारत्न 2010, छठी आर्थिक गणना 2014। व्याख्या देख लेते हैं। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का ऐसा विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार वैश्विक कंपनी होने की संभावना देखती है। भारत सरकार वर्ष 1997 ईस्वी से नवरत्न तथा मिनी रत्न की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। विकल्प में अन्य युग्म सुमेलित है, बाकी ये नहीं सुमेलित है क्योंकि 97 में ऐसा हुआ था। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 10 है। इसमें बात करें सर्वप्रथम NTPC, ONGC, सेल तथा IOC महारत्न कंपनियां का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। 99 नंबर प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष 500 एवं 1000 रुपये की करेंसी नोटों का प्रचलन से बाहर कर दिया था? तो 2016 में ऐसा किया गया था। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को करेंसी नोटों के प्रचलन से बाहर कर दिया। कब? 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न है श्रमेव जयते योजना का प्रारंभ कब हुआ? श्रमेव जयते योजना का प्रारंभ 2014 में हुआ था। 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते योजना प्रारंभ की गई। श्रमेव जयते के तहत सरकार ने 5 बड़ी पहल की जिसमें श्रम सुविधा पोर्टल, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति आदि। 101 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है, 2022 तक तय किया है। 102 नंबर प्रश्न है श्रम सुधार 2020 के तहत 3 विधेयक पारित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सामाजिक बीमा और कल्याण बिल शामिल नहीं है, बाकी सामाजिक सुरक्षा बिल, आजीविका स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल, औद्योगिक संबंध संहिता बिल शामिल थे। अगला प्रश्न है 103 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2021 के तहत श्रमिकों के बच्चों व बच्चियों को कितने रुपए मासिक सहायता दी जाएगी? तो 1000 व 1200 रुपये दी जाएगी। अगला प्रश्न है इसमें देख लेते हैं व्याख्या। जो चलाई जा रही बाल श्रमिक विद्या योजना, बालकों को 1000 तथा बालिकाओं को 1200 रुपये दिया जाएगा प्रतिमाह। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? दस्तक अभियान जो है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का हिस्सा है। इसे यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन का प्रयास किया जाना। उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई 2019 के मध्य संचालित किया गया है। 105 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में
हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? तो कुपोषण को दूर करने के लिए 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी संकल्प योजना की शुरुआत की गई। 11 जुलाई 2017 को इसमें क्या किया गया को उत्तर प्रदेश के बजट 2017-18 में कुपोषण को दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 5 वर्ष तक अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। तो ये आपका वीडियो था इकोनॉमिक्स के संबंध में, जो कंप्लीट होता है। 105 टोटल क्वेश्चन थे। आप लोग इसे अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।